हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 8। यहां पे हम लोग मेजरली डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। याद रखिए, अब तक हम जो भी डिस्कशन कर रहे थे उसमें मेंडल के लॉज जो थे वो एप्लीकेबल थे, अप्लाई हो जाते थे। पर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि यहां पे जो मेंडल के लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। देख लेते हैं एक बार जल्दी से। मतलब हम ऐसा कहना चाहते हैं कि मेंडल्स के लॉ के एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जल्दी से, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है उसमें हमें ये कुछ केसेस हैं जो पढ़ने हैं, जिनमें सबसे पहला लिखा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड लिखा है कोडोमिनेंस, थर्ड इज मल्टीपल एलिज्म, देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड फाइनली प्लियोट्रॉपी। ये एनसीईआरटी का वो पार्ट है जो हमको डिस्कस करना है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पक्का? तो पूरा लेक्चर देखना है आपको और अच्छे से इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इन हर कंडीशन के एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएंगे जो आपको याद होने ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हम डिस्कशन करने वाले हैं सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। अगर आपको याद हो लॉ ऑफ डोमिनेंस, मैं एक बार लिख दूं जरा। आपको अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस याद है तो आपने सुना होगा कि अगर कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपको कोई जीन देखने को मिलता है तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला जो जीन है इसमें एक एलील हमेशा रहता है डोमिनेंट और एक हमेशा रहता है रेसेसिव, और जो खुद को एक्सप्रेस करेगा वो रहेगा डोमिनेंट एलील और जो सप्रेस हो जाएगा वो रहेगा रेसेसिव एलील। तो मतलब ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास में टॉलनेस और डॉफनेस दोनों ट्रेट वाले एलील्स हैं, ऐसा इंडिविजुअल हमेशा टॉलनेस ही शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और वो खुद को एक्सप्रेस करता है। ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में डिस्कस किया था। पर हम अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं पढ़ना चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नोटिस करिए यहां क्या होगा। पहली बात तो इट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। याद रखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन तो यह है, पर साथ ही साथ में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पेरेंटल कैरेक्टर्स जो हैं वो F1 जनरेशन में देखने को मिलेंगे नहीं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलते ही नहीं है। मतलब यहां पे दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर की मिक्सिंग होती है। तो मैं लिख देता हूं ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस। ब्लेंडिंग और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर टेक्स प्लेस मतलब यहां पे कैरेक्टर्स जो है पेरेंट के वो मिक्स हो जाएंगे और प्रोजेनी में एक नई कंडीशन देखने को आपको मिलने वाली है। पक्का ना? याद रखिएगा। और यहां पे अगर पूछा जाए कौन सा पेरेंट एक्सप्रेस करेगा तो दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक यूनिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। पक्का? एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहां पर ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहां पर लेना चाहूंगा, चलिए, स्नैपड्रैगन। एक और नाम है इस प्लांट का डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, और एक नाम और भी है, मैं आगे ही लिखता जाता हूं, एंट्रेनम मेजस। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है? स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन का एक और नाम डॉग फ्लावर, फिर एंट्रेनम मेजस। स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, एंट्रेनम मेजस, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर और एंट्रेनम मेजस। ये पहला एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल की तरह अगर हम मूव करके जाएंगे तो सेकंड एग्जांपल में भी एक प्लांट आएगा जिसका नाम है मिरेबिलिस जलापा। मिरेबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। 4 बजे इसके फ्लावर्स जो है वो ओपन अप होते हैं, खुल जाते हैं। मैं लिख देता हूं उसका 4 o'clock प्लांट। साथ ही साथ दो और एग्जांपल्स है जो हम याद रखेंगे। थर्ड एग्जांपल जो यहां पे यूज होने वाला है वो कौन सा है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में थर्ड एग्जांपल में आता है एंडाल्यूशियन फाउल्स। एंडाल्यूशियन फाउल्स में आपको याद रखना है ये एक तरीके की बर्ड्स हैं, हैन जैसे होते हैं, मुर्गे, मुर्गे जैसे दिखते हैं ये, पर मुर्गे नहीं है ये। तो ये एंडाल्यूशियन फाउल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये भी एक्सेप्शन है। कौन सा वाला? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। फोर्थ हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं स्टार्च ग्रेन साइज। स्टार्च ग्रेन साइज ऑफ पी प्लांट।
तो पी प्लांट जो होता है उसके स्टार्च ग्रेन साइज की हम लोग बात करने वाले हैं। और स्टार्च ग्रेन कहां पे देखने को मिलने वाले हैं? तो पी प्लांट का जो सीड होता है उस सीड के अंदर सीड के अंदर जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो हम डिस्कस यहां पे करने वाले हैं। पक्का ना? चलिए, तो ये हमें 4 एग्जांपल्स मेजरली यहां पे डिस्कस करने हैं। सबसे पहला कौन सा है? स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, एंट्रेनम मेजर्स। और दूसरा कौन सा है? मिराबिलिस, जलापा और 4 o'clock प्लांट। याद रखिएगा इन दोनों में सेम टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए इन दोनों को साथ में डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। देखिए भाई, यहां हमने दोनों के नाम पहले से लिख रखे हैं। सबसे पहले क्या है? स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर और एंट्रेनम मेजर्स। और दूसरा है 4 o'clock प्लांट, ऑल्सो कॉल्ड एज मिराबिलिस, जलापा। अब देखो, नोटिस करने लायक चीज क्या है? मिराबिलिस, जलापा और एंट्रेनम मेजर्स, इन दोनों प्लांट्स की मैं बात करूं तो इन प्लांट्स में 2 कलर के फ्लावर मिलते हैं, रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं। अगर यहां पर रेड कलर का फ्लावर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हम कैपिटल आर यूज करेंगे, क्योंकि हमेशा हम ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल ही लेते हैं फॉर अ एक्सपेरिमेंट। सेकंड देखो, व्हाइट कलर के फ्लावर लिए गए हैं जिसके लिए हमने लिया स्मॉल आर। अब जब कभी भी ऐसे पेरेंट में लिख देता हूं, कौन है ये है पेरेंट्स। जब कभी भी ऐसे पेरेंट्स का फ्यूजन करना हो, इनका क्रॉस करवाना हो, तो पहले इनसे हम बनाएंगे गैमेट। तो याद रखिए, चूंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो सेम टाइप के गैमेट देखने को मिलेंगे, और हर गैमेट में मिलेगा इनके केस में कैपिटल आर और इनके केस में हर गैमेट में मिलेगा स्मॉल आर। ये क्या है? गैमेट्स। याद रखिएगा, जब भी गैमेट का फ्यूजन होगा तो कंडीशन आएगी कैपिटल आर स्मॉल आर। याद रखिए, ये था रेड और ये कैसा है? व्हाइट। तो रेड और व्हाइट को क्रॉस करके आना क्या चाहिए? तो कलर तो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस रेड। पर यहां पे एक नया यूनिक कलर देखने को मिलता है विच इज पिंक, और इस पिंक को हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन। मजे की बात, F1 जनरेशन हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के दौरान भी निकाली थी, नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी निकाली थी। पर वहां F1 जनरेशन जब हमने देखी थी तो वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ रिजेंबल कर रही थी, पर यहां पे डोमिनेंट पेरेंट रेड है और F1 जनरेशन पिंक है। पक्का? तो मतलब कि किस पेरेंट के कैरेक्टर बच्चे में देखने को मिल रहे हैं? किसी के भी नहीं। या ऐसा बोल सकते हो, रेड और व्हाइट को मिलाकर पिंक कैरेक्टर दिखाया गया है, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पीछे हमने लिखा भी था, यहां पे मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर होने वाला है। तो नोटिस करिए, रेड और व्हाइट को मिलाया, क्या मिला? पिंक मिल गया। अब जितने भी प्लांट है वो सब पिंक रहने वाले हैं। अब मैं अगर F1 जनरेशन मतलब कि इस पिंक फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेट करवा दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाता हूं, लिख देता हूं, क्या करवाएंगे? सेल्फिंग कराएंगे, तो हमें मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस्ड विद कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके गैमेट क्या बनेंगे? कैपिटल आर, एक गैमेट स्मॉल आर, इसका गैमेट एक कैपिटल आर, इसका दूसरा गैमेट स्मॉल आर। फ्यूज कर लो, कैपिटल आर फ्यूज कर सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ फ्यूज कर सकता है, स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ फ्यूज कर सकता है, और स्मॉल आर के साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो आपको जो कंडीशन यहां देखने को मिल रही है, इसमें आपको होमोजाइगस डोमिनेंट मिल रहा है एक, हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं कितने? 2, और होमोजाइगस रेसिस्टर मिल रहा है 1। मतलब रेशियो क्या आएगा? 1:2:1 रेशियो देखने को आपको यहां पे मिल जाएगा। कलर की बात कर लेते हैं, ये कलर कैसा है? रेड। ये दोनों कैसे हैं? पिंक। और ये कैसा है? व्हाइट। मतलब अगर कलर की फिनोटाइप की बात करो तो रेड है 1, पिंक है 2, व्हाइट है 1। मतलब फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो दोनों के दोनों सेम आने वाले हैं यहां पे। पक्का ना? नोटिस कर लो, एक रेड, एक व्हाइट, 2 पिंक। तो मैं लिख लेता हूं फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो एंड, एक मिनट रुकना, हाँ, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो विल बी 1:2:1। चलिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक यूनिक चीज पता चल गई। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो रहते हैं सेम, और क्या रहेगी वो रेशियो? 1:2:1 रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेम आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो इस बार डायग्राम को एक बार देख लीजिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मूव करते हैं एंडालुसियन फाउल की तरफ। एंडालुसियन फाउल जो है, इनमें मेजरली 2 कलर देखने को मिलते हैं। एक होती है ब्लैक और दूसरी फाउल होती है व्हाइट। मतलब 2 तरीके के बर्ड है, एक ब्लैक बर्ड है और एक व्हाइट बर्ड है। तो इन दोनों के बच्चों के बारे में बात करना है। ब्लैक के लिए मैं कैपिटल बी ले लूंगा, और व्हाइट के लिए स्मॉल बी ले लूंगा। ठीक है? जब गैमेट बनेंगे तो यहां मिलेगा कैपिटल बी और यहां मिलेगा स्मॉल बी। पक्का? इनका क्रॉस करने पे हमें इंडिविजुअल मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें जो डोमिनेंट एलील है उसकी वजह से ब्लैक कलर आना चाहिए, पर यहां पे ब्लैक कलर ना आते हुए आता है ब्लू कलर,
और ये जो ब्लू कलर है ये F1 जनरेशन का कलर है। और याद रखिएगा इसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर की हो गई है मिक्सिंग, दोनों पेरेंट के ट्रेट जैसे मिक्स होंगे तो एक नया नया यूनिक कलर देखने को मिलेगा, इसे भी कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पक्का? इसके रेशियोज की भी बात करें तो इसका फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या आने वाला है, तो इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1, सेम ही आएगा। पक्का? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जितने एग्जांपल मैं लूंगा सबका फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो सेम होगा और रेशियो विल बी 1:2:1। अब आ जाते हैं लास्ट पे, स्टार्च ग्रेन साइज की बात कर लो। तो याद रखिएगा स्टार्च ग्रेन साइज में मान लो ये पी का सीड है, क्या ये पी सीड, और यहां एक और पी सीड बना हुआ है, ये भी है पी सीड। इस पी सीड को अगर देखें तो इसमें आपको स्टार्च ग्रेन थोड़े बड़े साइज के देखने को मिलेंगे। ये सब क्या है, दीज आर स्टार्च ग्रेन, लिख देता हूं, ये क्या है, स्टार्च ग्रेन्स हैं। यहां भी स्टार्च ग्रेन देखने को मिल रहे हैं पर ये स्टार्च ग्रेन काफी छोटे हैं। मैं लिख देता हूं ये कैसे, लार्ज स्टार्च ग्रेन, और ये कैसे, स्मॉल स्टार्च ग्रेन। तो पी प्लांट का जो सीड है उस सीड के अंदर स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा हुआ रहता है। कुछ कुछ जगह स्टार्च के ग्रेन दिखेंगे बड़े और कुछ सीड में स्टार्च के ग्रेन दिखेंगे छोटे। जो लार्ज स्टार्च ग्रेन है उनके लिए मैं कैपिटल एल ले लूंगा और यहां पर मैं ले लूंगा स्मॉल एल, मतलब मैं जीन्स लिख रहा हूं। यहां पे जो कैपिटल एल मैंने पेरेंट लिया है, इसके गैमेट की अगर मैं बात करूं तो इसके गैमेट में मिलेगा कैपिटल एल और इसके गैमेट में मिलेगा स्मॉल एल। जब कभी भी हम इनका फ्यूजन करेंगे तो हमें मिलना चाहिए लार्ज स्टार्च ग्रेन साइज, पर हमें मिलेगा इंटरमीडिएट, मतलब कैपिटल एल और स्मॉल एल जब साथ में आएंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से स्टार्च ग्रेन का साइज होना चाहिए था लार्ज, पर यहां पे F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट। यहां भी रेशियो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन जो हमने निकाली नहीं है, F2 जनरेशन निकलेगी F1 की सेल्फिंग करने से। जब हम F1 में सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो F2 जनरेशन मिलेगी और जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का होगा 1:2:1। तो मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के सारे केसेस में रेशियो सेम रहने वाला है, विच विल बी 1:2:1। कितने एग्जाम्पल थे पीछे, एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा लिया, स्नैपड्रैगन, also called as dog flower, एक और नाम है एंट्रेनम मेजर्स। सेकंड एग्जांपल था मिराबिलिस जलापा, also called as 4 o'clock plant। थर्ड एग्जांपल हमने क्या लिया था, एंडल्यूशियन फाउल्स। और फोर्थ एग्जांपल हमने लिया है कौन सा वाला, स्टार्च ग्रेन साइज इन पी सीड। पक्का? ये सारे के सारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल मुझे याद है, आपको भी बार बार इन एग्जांपल्स को बोलना है, बिना देखे बोलना है और याद रखना है। एग्जाम में एग्जांपल्स ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, साथ ही साथ में रेशियोज भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में कोडोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, कोडोमिनेंस। चलिए अब कोडोमिनेंस में अगर हम लोग आए तो हमें पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि यहां भी ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। मैं लिख दूं, इट इज exception to law of dominance। पहली बात तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। दूसरी बात, यहां पे कैरेक्टर्स में मिक्सिंग नहीं होगी। मैं लिख देता हूं बोथ पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड and no mixing is observed, and no mixing of character is observed। मतलब कोई भी मिक्सिंग देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाली है। बस एक खास चीज क्या होगी, कैरेक्टर्स दोनों के दोनों दिखाई देंगे। तो फादर के मदर के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों में देखने के लिए मिल जाएंगे। पक्का? कोडोमिनेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, एक एक करके देखिए। कोडोमिनेंस में सबसे पहले एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं जो कि है, एक काम करो, सबसे पहले एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूं कोट कलर इन कैटल। कोट कलर इन कैटल, ठीक। सेकंड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम
और थर्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। क्या डिस्कस करने वाले हैं? कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। पक्का? चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके इस पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कोट कलर इन कैटल के बारे में। तो कैटल्स के जो कोट का कलर की हम बात करें, मान लो मैंने ले ली एक काऊ, काऊ का कलर है व्हाइट। लो एक काऊ बना दो, ज्यादा उम्मीद मत करना। हमारे पास में कौन है? काऊ, ये उसकी पूंछ और ये रही हमारी काऊ। लो बस हो गया, बहुत है। ये सींग 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 जरूरी है। चलो ये हमारी काऊ, काऊ है कौन से कलर की? व्हाइट कलर की। मैं लिख देता हूं व्हाइट काऊ। पक्का? ऐसे ही मेरे पास में, लो अब ये दिक्कत आ गई, ब्लैक कलर यूज नहीं कर सकता मैं, चलो ब्लू का यूज कर लेता हूं। मेरे पास में एक बुल है और बुल का कलर कैसा है? ब्लैक। ये मेरे पास में कौन? बुल, और बुल का कलर मैं बना देता हूं ब्लैक। आई होप तुम्हें दिख जाए, लिखूंगा तो मैं व्हाइट से ही। चलो बुल का कलर मैंने ले लिया है क्या? ब्लैक। बुल, ठीक है ना? ज्यादा उम्मीदें नहीं रखना, ऐसी बनेगा। तो हमारे पास में एक व्हाइट कलर की काऊ है और एक ब्लैक कलर का बुल है। बुल शायद तुम्हें नहीं दिख रहा है, बुल के सींग में तुम्हें दिखा देता हूं, ये रहे। ठीक है? हाँ, अब याद रखना इस व्हाइट कलर की काऊ के लिए मैंने लिया कैपिटल डब्ल्यू, और बुल के लिए मैंने लिया स्मॉल डब्ल्यू। पक्का? ऑल्दो कोडोमिनेंस के केस में हमें पता नहीं होता कि वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि डोमिनेंट था कौन सा कैरेक्टर। चलेगा ना? इसीलिए अब देखो जल्दी से, तो मेरे पास में क्या हो गया? पहली बात तो एक व्हाइट काऊ है और एक ब्लैक काऊ है। जो काऊ नहीं, बुल है। तो व्हाइट काऊ और ब्लैक बुल का जब मैंने क्रॉस करवाया तो इन दोनों पेरेंट से पहले तो बनेंगे गैमेट। यहां से मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू, यहां से मिलेगा स्मॉल डब्ल्यू, और जब दोनों गैमेट का होगा फ्यूजन तो देखने को मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाला कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को जब आप देखते हो तो हमें उम्मीद तो ये होती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस कैपिटल डब्ल्यू वाला कैरेक्टर दिखना चाहिए, मतलब व्हाइट काऊ प्रोड्यूस होनी चाहिए। पर इस केस में व्हाइट काऊ प्रोड्यूस नहीं होगी और F1 जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा रोन पैटर्न। कौन सा पैटर्न? रोन पैटर्न। रोन पैटर्न क्या है? याद रखिए, रोन पैटर्न में आपको मिलेंगे पैचेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट कलर, मतलब ब्लैक कलर और व्हाइट कलर के पैचेस देखने को मिलेंगे। तो अगर इस काऊ की हम बात करें तो ये काऊ कैसे दिखने वाली है आपको? ये लो भाई, ये रही हमारे पास में काऊ, ये उसकी आंख, ये प्यारे प्यारे सींग, ये रही पूंछ, पैर कहां गए? बना देते हैं। ठीक, ये हमारी काऊ। अब ये काऊ पूरी कैसी दिखने वाली है आपको? मेजरली ये काऊ आपको दिखने वाली है व्हाइट। कैसे दिखेगी ये? मेजरली आपको व्हाइट दिखने वाली है ये काऊ। लो भाई, मेजरली काऊ हमको दिख रही है व्हाइट, पर इस व्हाइट काऊ पे आपको ब्लैक ब्लैक पैचेस देखने को मिलने वाले हैं। कैसे पैचेस मिल जाएंगे इस पे आपको जगह जगह ब्लैक पैचेस देखने को मिल जाने वाले हैं। पक्का ना? मुंह पे भी ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलेगी, ये तो बस मैंने बना दिया। तो ये कंडीशन जो है इसे हम लोग बोलते हैं रोन पैटर्न। पर मजे की बात क्या, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। तो यहां पे कौन सा वाला कलर डोमिनेट किया? व्हाइट के ब्लैक दोनों, क्योंकि यहां पे व्हाइट कलर भी दिख रहा है, ब्लैक कलर भी दिख रहा है। पर एक खास चीज ये है कि यहां पे मिक्सिंग नहीं हुई दोनों कलर की। ऐसा नहीं हुआ कि ब्लैक और व्हाइट मिला के ग्रे कर दिया हो, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, ये है कोडोमिनेंस। आगे मूव कर जाते हैं। एक एग्जांपल और यहां पे लिखा हुआ है, कौन सा? ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो AB ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस शो करता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप्स की तो यहां नोटिस करो, 4 ब्लड ग्रुप मेजरली ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4? A, B, AB और O। ये 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं जो ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। पर एक बात बताओ, किसी का ब्लड ग्रुप A है, ये हमें पता कैसे चलेगा? या किसी का भी ब्लड ग्रुप A क्यों है? तो याद रखिए, आरबीसी के सरफेस पे कुछ एंटीजन देखने को मिलते हैं और इन एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से हम बोलते हैं कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? A। अगर आरबीसी पे A एंटीजन की जगह B एंटीजन देखने को मिल जाए तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। अच्छा फिर एक बात बताइए, अगर A और B दोनों साथ में दिख गए तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। नोटिस करो, अगर A एंटीजन और B एंटीजन दोनों साथ में दिख गए तो ब्लड ग्रुप हो गया AB। पर याद रखिए, एंटीजन कहां मिलना चाहिए? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। लास्ट कंडीशन, सर अगर आरबीसी पे कोई एंटीजन है ही नहीं तो
तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। पक्का? तो 4 पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हैं, पर कभी भी अगर एक आरबीसी पे दोनों एंटीजन साथ में दिख जाए तो इसे बोलते हैं कोडोमिनेंस, और ब्लड ग्रुप हो जाता है एबी। तो एबी ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। यहां पे कुछ जीनोटाइप मेंशन किए गए हैं, याद रखिएगा। जो ब्लड ग्रुप आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं कौन कौन से, ए बी और ओ, इन्हें हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप्स। ये क्या है? फिनोटाइप्स। कितने हैं टोटल? 4 फिनोटाइप मिल रहे हैं, ए बी और ओ। पक्का? एक और चीज ये लिखे हैं जीनोटाइप, कितने हैं, कौन कौन से हैं, गौर से देखिए। अगर किसी के पास जीन का कॉम्बिनेशन ऐसा मिल रहा है, ऐसा मतलब आई ए कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप है ए। पक्का? यहां पे दोनों के दोनों डोमिनेंट एलिल्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसकी वजह से कलर आ रहा है, कलर नहीं ब्लड ग्रुप आ रहा है ए। आई ए और स्मॉल आई की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आई ए डोमिनेट कर रहा है और स्मॉल आई सप्रेस हो रहा है, इसलिए कलर आ रहा है, इसलिए ब्लड ग्रुप आ रहा है क्या? ए। सेकंड कंडीशन की मैं बात करूं तो यहां पे होमोजाइगस कंडीशन में आईबी मिल रहा है और ये दोनों एलिल्स खुद को एक्सप्रेस करेंगे और कलर आएगा, सॉरी ब्लड ग्रुप आएगा बी। कलर पे पहुंच गया हूं मैं। अगली कंडीशन, आईबी और स्मॉल आई अगर साथ में देखने को मिलेंगे तो आईबी एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल आई सप्रेस हो जाएगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। पक्का? तो यार ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही चल रहा है, इसमें अलग क्या है, यूनिक क्या है? तो नोटिस करो यूनिक यहां है। अगर आप इस ब्लड ग्रुप को देखें तो यहां पे 2 डोमिनेंट एलील दिख रहे हैं, एक डोमिनेंट एलील का नाम है IA और दूसरे डोमिनेंट एलील का नाम है IB, और दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और जब ये खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो इन एलील्स की वजह से आरबीसी के सरफेस पे 2 एंटीजन बन जाएंगे, और इन दोनों एलील्स की वजह से अगर 2 एंटीजन देखने को मिलेंगे तो ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा? ब्लड ग्रुप भी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है कोडोमिनेंस। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सप्रेस करेगा फुली और ये भी एक्सप्रेस करेगा फुली। तो जब दोनों फुली एक्सप्रेस करेंगे तो दोनों के कैरेक्टर्स आपको आरबीसी के सरफेस पे देखने को मिल जाएंगे, ब्लड ग्रुप हो जाएगा एबी। लास्ट कंडीशन है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, और इस कंडीशन में स्मॉल आई और स्मॉल आई दोनों मिलकर एक्सप्रेस करेंगे और कोई भी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जब एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप रहेगा क्या? ओ। पक्का? तो एबी ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अच्छा एक और चीज याद रखिए, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करें, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में फिनोटाइप होते हैं टोटल 4 और जीनोटाइप होते हैं 6 जीनोटाइप आपको देखने को मिलते हैं। कैसे? ए ब्लड ग्रुप के लिए 2, बी ब्लड ग्रुप के लिए 2, कितने हो गए? 4, ए बी के लिए 1, ओ के लिए 1, 2 और कितने हो गए टोटल? 6। तो 4 फिनोटाइप एंड 6 जीनोटाइप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे मूव कर जाते हैं। अब एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, क्या हम 2 ब्लड ग्रुप्स को क्रॉस करके कुछ रिजल्ट्स बता सकते हैं? हाँ, नोटिस करिए। मान के चलिए एक पेरेंट, फादर है ए पॉजिटिव हटाओ, ए ब्लड ग्रुप वाले, फादर का ब्लड ग्रुप है ए, मदर का ब्लड ग्रुप है बी। एक मिनट, आई ए स्मॉल आई ए होता है, लेट मी चेक। आई ए स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप है, सही बात है। और आई बी स्मॉल आई बी ब्लड ग्रुप है, सही है। अब अगर मैं ऐसे 2 पेरेंट्स को ले लूं और इन पेरेंट्स का क्रॉस करके फाइंड आउट करने की कोशिश करूं कितने टाइप के बच्चे देखने को मिलेंगे या बच्चों में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे, तो क्या होगा? नोटिस करो, फादर के दोनों एलिल्स को सेपरेट गैमेट में हमने पहुंचा दिया। एक गैमेट में पहुंचा आई ए, एक में पहुंचा स्मॉल आई। डन। मदर के साथ भी सेम किया, मदर के दोनों एलिल्स को हमने सेपरेट गैमेट में पहुंचाया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो एक गैमेट में मिलेगा आई बी, दूसरे गैमेट में मिलेगा स्मॉल आई। जैसे पुनेट स्क्वायर बना के हम इनको प्लेस करते हैं और क्रॉस परफॉर्म करते हैं तो ऊपर से आएगा आई ए, साइड से आएगा आई बी, और इस कंडीशन को बोलते हैं कोडोमिनेंस, और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। साइड से आएगा आई बी, ऊपर से आएगा स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से आएगा बी। नीचे से आया स्मॉल आई, ऊपर से आया आई ए, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। वहां साइड से आया स्मॉल आई, ऊपर से आया स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। यहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं हुआ, क्यों? बिकॉज बोथ द जीन्स आर रेसेसिव। तो अब ये क्रॉस हमने करके देख लिया और हमें पता चल गया जब कभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में ए और बी ब्लड ग्रुप होते हैं तो बच्चे किस तरीके के मिलेंगे। बच्चों का पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है चारों, ए बी, ए बी भी और ओ भी, हर ब्लड ग्रुप देखने को आपको मिल जाएगा। रिजल्ट यहां पे लिखा हुआ है। लास्ट कंडीशन आ जाते हैं, एक और एग्जांपल है यहां पे। फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी, मदर का ब्लड ग्रुप है ओ।
फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? AB, मदर का ब्लड ग्रुप है O। इनके बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे? तो पहली बात तो फादर के ब्लड ग्रुप में IA अलग करो, IB अलग गैमेट में पहुंचाओ। मदर में भी स्मॉल i अलग करो, दूसरा स्मॉल i अलग करो। जैसे इस कोऑर्डिनेट स्क्वायर को सॉल्व करने जाओगे, ऊपर से लोगे IA, साइड से लोगे स्मॉल i और ब्लड ग्रुप बन जाएगा A। क्यों? लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां से लेंगे स्मॉल i, वहां से लेंगे IB, ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। क्यों? अगेन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां से लेंगे स्मॉल i, ऊपर से लेंगे IA, फिर से ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और यहां भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा B अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहां कहीं भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस ना को डोमिनेंस, कुछ भी यूज नहीं हुआ। एक लॉ की चीज याद रखिए, AB ब्लड ग्रुप जब बनता है तो उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? को डोमिनेंस। पक्का? तो AB ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। नेक्स्ट है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। एक चीज याद रखिए, सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर कहलाता है। इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। याद रखिए, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया की मैं बात करूं, आरबीसी नॉर्मली ह्यूमन में कैसा होता है? तो नॉर्मल आरबीसी ह्यूमन में होता है बाइकॉन्केव डिस्क लाइक और राउंड, राउंड और बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। पक्का? बाइकॉन्केव डिस्क लाइक होता है। पर जब ये बीमारी किसी में आएगी तो इस बीमारी की वजह से आरबीसी का शेप हो जाता है सिकल शेप्ड, सिकल शेप्ड। और इस बीमारी के होने का रीजन क्या है? तो इस बीमारी का होने का रीजन है पॉइंट म्यूटेशन। क्या है इसका रीजन? पॉइंट म्यूटेशन। और इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, इस तरीके के जेनेटिक चेंज की वजह से एक नाइट्रोजनस बेस बदल जाता है बस। तो एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज होने की वजह से हम इसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। और एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो गया है, डीएनए के एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज होने की वजह से आरबीसी का शेप ही बदल गया। और आरबीसी का शेप बदलने से प्रॉब्लम क्या होगी? यहां पे हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता था, यहां हीमोग्लोबिन हो जाएगा कम। पक्का ना? एक और चीज देखिए, यहां पे लिखा है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। मतलब इस बीमारी, ये बीमारी उस इंसान में होगी जिस इंसान में आपको इस बीमारी का रेसेसिव जीन मिलेगा। पर कहां पे? सेक्स क्रोमोसोम पे कि ऑटोसोम पे? ऑटोसोम पे। तो अगर किसी के ऑटोसोम जो है, ऑटोसोम मतलब टोटल क्रोमोसोम हमारे पास में है 46, 23 पेयर। इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल में होगा XY और फीमेल में होगा XX। फिर बाकी क्रोमोसोम को क्या बोलोगे? जो बचे हुए क्रोमोसोम है अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, उन सबको बोलते हैं ऑटोसोम। तो ऑटोसोम के ऊपर अगर आपको इस बीमारी का रेसेसिव जीन मिल गया तो ये बीमारी हो जाएगी। पक्का? अब सिकल सेल एनीमिया की 3 कंडीशन है, मैं लिख लेता हूं। पहली कंडीशन है नॉर्मल। नॉर्मल इंडिविजुअल के पास जीन मिलेगा HbA, जिसके पास ऑटोसोम पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ जीन मिलेगा, ऐसा इंसान नॉर्मल है, इसे कोई बीमारी नहीं है। अगर किसी के पास मिल गया मैं लिखता हूं डिसीज्ड। डिजीज इंडिविजुअल के पास आपको देखने को मिलेगा HbS, मतलब सिकल सेल एनीमिया का जीन। HbS क्या है? जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया, रेसेसिव कंडीशन। पक्का? पर कभी भी अगर ऐसा हुआ, हमने इन दोनों पेरेंट का क्रॉस किया, तो इन दोनों पेरेंट का क्रॉस करने से क्या होने वाला है? गौर से देखिए, इस पेरेंट के गैमेट बनेंगे 2। कौन कौन से गैमेट बनेंगे? देखिए, इस पेरेंट के गैमेट होंगे HbA, 2 गैमेट बनेंगे। पक्का? और ऐसे पेरेंट के गैमेट की बात करो तो ऐसे पेरेंट के गैमेट भी बनेंगे 2, एक होगा HbS और दूसरा भी होगा क्या? HbS। पक्का? नोटिस करो, अब जब कभी भी हम इस पुनेट स्क्वायर को बनाएंगे और इस क्रॉस को कंप्लीट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? गौर से देखिएगा, हमें फर्स्ट कंडीशन मिलेगी HbA ऊपर से, HbS साइड से। पक्का? और अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल गई तो इसे हम लोग ना तो सिकल सेल एनीमिक बोल सकते हैं, ना इसको नॉर्मल बोल सकते हैं। यह है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। पक्का? अगले पे आ जाओ, यहां मिलेगा HbA, यहां मिलेगा HbS, और ये भी है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। डन? अगली कंडीशन, ऊपर मिलेगा HbA, यहां से मिलेगा HbS, फिर से मिलेगा कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। लास्ट कंडीशन आ जाते हैं, ऊपर से आया HbA, साइड से आया HbS, और ये भी है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। एक चीज बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, हमेशा अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल और एक डिसीज्ड इंडिविजुअल
मेटिंग करते हैं तो इनकी जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगी उसमें हर किसी को, हर एक बच्चे को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होगी ही। पक्का ना? तो याद रखिए, मैं लिख देता हूं, कैरियर का जीनोटाइप होना चाहिए, कैरियर जो है उसका जीनोटाइप होता है HbA और HbS। याद रखिए, कैरियर ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसके पास डिसीज कॉजिंग जीन तो होता है पर ये खुद बीमार नहीं होते। तो इनके पास में बहुत सारे नॉर्मल आरबीसी भी मिलेंगे और थोड़े से एबनॉर्मल आरबीसी भी मिलेंगे। तो क्या इनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हमेशा मिलेगी? नहीं नहीं, इनके पास हीमोग्लोबिन का अमाउंट ठीक ठीक रहेगा और ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी इनमें हमेशा नहीं रहेगी। तो क्या ये इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं? नहीं, ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप एक चीज समझ गए हो, नॉर्मल इंडिविजुअल जो है ये क्या फॉलो करते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। डिसीज इंडिविजुअल क्या करते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करते हैं। पर जो कैरियर होता है सिकल सेल एनीमिया का, ये शो करता है क्या? ये शो करता है कोडोमिनेंस। मतलब कुछ आरबीसी नॉर्मल और कुछ कुछ बीमार। पक्का ना? तो एज कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में आपने एग्जांपल में सबसे पहले बात की कोट कलर इन कैटल के बारे में, देन ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तीसरी आपने बात की कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। पक्का? ये तीन कंडीशन होती है कोडोमिनेंस की। यहीं तक हम इसको डिस्कशन को रखने वाले हैं, इस लेक्चर को रखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।